हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें करना है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं। ठीक है, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे और जितने क्वेश्चंस लॉजिकल है तो वो आप खुद ट्राई करोगे और अगर कहीं पे डाउट है तो एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। और कैलकुलेशन वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। ओके, जो लॉजिकल क्वेश्चंस है उसमें भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी थियरी में डिस्कस किए हुए हैं। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 8.4 के सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.4, आयो वन ऑफ द सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। आयो नाम का एक सैटेलाइट जुपिटर का हैज़ एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 1.769 days and the radius of the orbit is 4.22 into 10 to power 8 meter. Show that the mass of Jupiter is about 1,000 of that of Sun. ओके, तो ये देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? सबसे पहले टाइम पीरियड नोट करो। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है आपको? 1.769 डे। 1.769 डे को पहले आर में कन्वर्ट करो, मतलब 24 से मल्टीप्लाई करो और 3600 से मल्टीप्लाई करो तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपको रेडियस दी हुई है 4.22 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर। सबसे पहले मास ऑफ जुपिटर हमें निकालना है। तो करेंगे क्या? यहाँ से स्टार्ट करो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन GME इंटू आर क्यूब। यहाँ पे GME की जगह पे आएगा मास ऑफ जुपिटर। ठीक है, तो सभी वैल्यूज़ आपको दी हुई है। आपको क्या निकालना है? मास ऑफ जुपिटर। चलो निकाल सकते हो। देखो टाइम पीरियड है आपके पास, कैपिटल G तो कांस्टेंट है, स्मॉल r आपको दिया हुआ है। फिर जो भी मास ऑफ जुपिटर मिले डिवाइड बाय मास ऑफ सन कर दो। मास ऑफ सन हमें पता है 2 इंटू 10 टू पावर 30 किलोग्राम, और जो यहाँ पे वैल्यू मिले वो यहाँ पे रख दो। आपको 1/1000 मिलना चाहिए, तभी आपने प्रूव किया कहलाएगा कि मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 1000 दैट ऑफ द सन। ओके, चलो ये 8.4 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8.5। 8.5 में देखो, लेट अस अज्यूम दैट आवर गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ 2.5 इंटू 10 टू पावर 11 स्टार्स, ईच ऑफ 1 सोलर मास। हर एक का मास कितना है? 1 सोलर मास जितना। हाउ लॉन्ग विल अ स्टार टेक अ डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस 50,000 लाइट ईयर फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टेक टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। टाइम पीरियड ही तो फाइंड करना है। टेक द डायमीटर ऑफ द मिल्की वे टू बी 10 टू पावर 5 लाइट ईयर। डायमीटर कितना है मिल्की वे का? 10 टू पावर 5 लाइट ईयर। तो देखो यहाँ पे टोटल मास कितना होगा। तो ये इतने सारे स्टार्स हैं और सभी का मास 1 सोलर मास है, तो टोटल मास जो मिलेगा वो नंबर ऑफ स्टार्स मतलब 2.5 इंटू 10 टू पावर 11 और मास ऑफ सन तो ये 2 इंटू 10 टू पावर 30। तो यहाँ पे टोटल आपको मिलेगा 5 इंटू 10 टू पावर 41 किलोग्राम। चलो ये मास मिल गया। हाउ लॉन्ग विल अ स्टार एट अ डिस्टेंस 50,000 लाइट ईयर फ्रॉम गैलेक्टिक सेंटर, 50,000 लाइट ईयर फ्रॉम गैलेक्टिक सेंटर टेक टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। 50,000 लाइट ईयर उसके लिए क्या हो गई? रेडियस।
अब 50,000 लाइट ईयर है, तो आप करोगे 50,000 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15, ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। और आपको निकालना है टाइम पीरियड, तो t इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 4π² इंटू r³ अगर ये t² है तो। ठीक है, अब देखो ये आपके पास मास है और रेडियस है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वैल्यू रख दो और लास्ट में अंडर रूट ले लो, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको t², रूट ले लोगे तो आपको मिल जाएगा t। ओके, ये जो टाइम पीरियड है वो सेकेंड में मिलेगा, उसको आप ईयर में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये 8.5 का सॉल्यूशन हुआ। अभी देखते हैं 8.6। 8.6 तो लॉजिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टूवर्ड्स सन। रॉकेट को अर्थ से सन की ओर फायर किया। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन रॉकेट 0। मास ऑफ सन आपको दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ है, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ अदर प्लेनेट भी कहा हुआ है, और ऑर्बिटल रेडियस आपके पास है। अब समझो कि सपोज यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है और ये सन है। ठीक है, और रॉकेट को यहाँ से फायर किया हुआ है। ये हो गया टोटल डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, वो आपको स्मॉल r दिया हुआ है। सपोज़ किसी एक पोजीशन पे रॉकेट के ऊपर लगने वाला फोर्स 0 हो रहा है, तो वो मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ x। तो एट डिस्टेंस x फ्रॉम अर्थ टोटल फोर्स 0 हो रहा है, मतलब फोर्स ड्यू टू अर्थ इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सन होना चाहिए। तो यहाँ पे G_M डिवाइड बाई x² इक्वल टू यहाँ पे G_MS_M डिवाइड बाई r-x² होगा। अब देखो G कैंसल, स्मॉल m कैंसल। ठीक है, अब देखो आपके पास मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ सन है, x आपको निकालना है और r दिया हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ वैल्यू डाल के दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, और अंडर रूट ले लोगे तो आपको ये x निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो। और अगर ये कैलकुलेशन में भी आपको डाउट हो रहा है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, बट जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आप खुद नहीं सीखोगे कैलकुलेशन। ठीक है ना, फिर प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे अगर मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दे दिया आप समझ गए, बट जब आपको खुद करना होगा तब आप नहीं कर पाओगे। तो एक बार ये अच्छे से ट्राई करो, अगर समझ में ना आए तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 8.12 का सॉल्यूशन हुआ। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8.13। बहुत इजी क्वेश्चंस है यहाँ पे। देखो, हाउ विल यू वेइ द सन दैट इज एस्टिमेटेड इट्स मास, द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ आपको दिया हुआ है, एकदम इजी है। चलो, अर्थ का रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होता है 365 डेज, तो 365 इंटू 24 आर इंटू 3600, ये क्या बन गया, सेकेंड में टाइम पीरियड हो गया। रेडियस आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर, मतलब ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, 10⁻3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मास ऑफ सन आपको चाहिए, तो करना क्या है, t² इक्वल टू 4π² डिवाइड बाई g मास ऑफ सन। देखो यहाँ पे मास ऑफ सन ही क्यों आया, मास ऑफ अर्थ क्यों नहीं, क्योंकि अर्थ तो खुद घूम रही है, तो जो उसको घुमा रहा है उसका मास आएगा। ठीक है,
जब हम मून की बात करते हैं तब यहाँ पे मास ऑफ अर्थ लिखते हैं, बट जब हम अर्थ के रोटेशन की बात करते हैं तब हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा मास ऑफ सन, और इनटू क्या है r³। तो चलो यहाँ से आप मास ऑफ सन निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास t भी है और r भी है और बाकी सब तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये 8.13 का सॉल्यूशन हुआ। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8.15, अ बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो एकदम इजी है, देखो 8.15 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। आपको वेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा mg, बट g की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। क्यों? क्योंकि आपको रेडियस जो बोली गई है ना, वो सॉरी हाइट जो बोली गई है वो इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ है। अब इससे क्या होगा कि आपको पहले तो g निकालना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ कितना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ कितना, तो GME डिवाइड बाई RE², GME डिवाइड बाई RE²। तो उस हिसाब से वेट आपको सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर दिया हुआ है 63 न्यूटन। तो मैं वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ ले लूँ तो m इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ होगा। ओके, तो ये वेट कितना दिया हुआ है 63, यहाँ पे m इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा GME अपॉन RE², इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन 1। ओके, अभी हम लेते हैं एट हाइट इक्वल टू RE डिवाइड बाई 2, वेट कितना बनेगा m इंटू जी, बट g के लिए आपको करना पड़ेगा GME अपॉन RE प्लस H होल स्क्वायर। तो ये m इंटू GME अपॉन RE प्लस H की जगह पे RE/2 होल स्क्वायर। तो m इंटू GME डिवाइड बाई, ये देखो 3RE हुआ तो उसका स्क्वायर करो तो 9RE² डिवाइड बाई 4, तो ये 4/9 m, और यहाँ पे GME डिवाइड बाई RE², इतना बचा। अब जो m इंटू GME डिवाइड बाई RE² वो क्या था 63, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 63, और यहाँ पे अगर 63 लिख दिया हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये आपको मिलेगा 24 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे 24 नहीं 28 आएगा आंसर। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 8.16, assuming the earth to be sphere of uniform mass density, how much would a body weigh halfway down the center of the earth if its weight 250 Newton on the surface, if it weighed 250 Newton on the surface। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं 8.16 से। डायरेक्ट में वेट निकाल लेता हूँ। वेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या है mg, तो mg की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ माइनस इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब ये m इंटू जी ई, एम इंटू जी ई आपको क्या दिया हुआ है सरफेस के ऊपर 250, तो m इंटू जी ई की मैं जगह पे मैं लिख देता हूँ 250 इंटू 1 माइनस डी की जगह पे RE/2 अपॉन RE तो है ही, RE कैंसल, तो ये 1 माइनस 1/2 तो वो 1/2 हुआ, तो 250 डिवाइड बाई 2 मतलब 125 न्यूटन। तो वेट है वो एग्जैक्ट कितना होगा, हाफ होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.17, क्वेश्चन है अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विथ अ स्पीड 5 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। ओके, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है
मीन रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है और जी की वैल्यू भी दी हुई है। अब देखो ये इजी क्वेश्चन है, वैसे तो सिर्फ आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अच्छे से लगाना है। 8.17 का ये सॉल्यूशन है। ये समझ लो कि ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो RE। वो रॉकेट है वो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँच पाया समझो, और फिर वापस नीचे आया। तो ये रॉकेट की हो गई इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। वो फाइनल पोजीशन पे सपोज ये हाइट अटेन करता है स्मॉल h, इतनी हाइट अटेन की। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो एनर्जी, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल एनर्जी उसके पास क्या है? इनिशियल एनर्जी होगी एक तो पोटेंशियल, मतलब -GMEm डिवाइड बाई RE, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है RE, प्लस ½ mv² इक्वल टू फाइनली यहाँ पे आएगा तब उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी क्योंकि वो रिटर्न जा रहा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो भी कितनी? -GMEm अपॉन RE प्लस समथिंग, कुछ हाइट यहाँ पे उसको मिलेगी, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला में क्या क्या दिया हुआ है आपको। एक तो स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, एकदम इजी, 5000 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, फिर मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, और आपको हाइट निकालना है। देखो यहाँ पे जी की वैल्यू है ME है, मास ऑफ रॉकेट वो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे तीनों साइड आप देखने जाओ कैंसिल हो रहा है। ओके, अभी क्या बचा? तो जी है, ME है, RE है, स्पीड है, जी है, ME है, RE है, सिर्फ क्या निकालना है? स्मॉल h। कैसे भी करके स्मॉल h की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सब में वैल्यूज़ डाल दो और स्मॉल h आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हुआ 8.17 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं 8.18। 8.18 में क्या है देखो, द एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ थ्राइस दिस स्पीड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ? ओके, फार अवे का मतलब समझो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है उससे भी दूर निकल जाए बॉडी, तब उसकी स्पीड क्या होगी? क्योंकि एस्केप स्पीड है 11.2, बट हमने उससे 3 टाइम्स ज़्यादा स्पीड दे के उसको थ्रो किया है। तो आप ऐसे बोल सकते हो इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। अब इनिशियली क्या होगी? तो वो बॉडी सरफेस के ऊपर थी अर्थ के, तो GMEm अपॉन RE, चलो प्लस हमने उसको कोई एक सर्टेन स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, और वो स्पीड कितनी दी हुई है? 3 टाइम्स VE। एस्केप स्पीड जो है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा स्पीड दे के हम उसको थ्रो कर रहे हैं, और इक्वल टू ½ mv²। ये फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए, तो यहाँ पे VF² लिख देते हैं। ओके, अब ये सोचो ये क्या है? ये है बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। अगर आप नेगेटिव निकाल दो तो मतलब इतना सा, और बाइंडिंग एनर्जी हम देते हैं एस्केप एनर्जी के फॉर्म में, और एस्केप एनर्जी हम देते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मतलब ये हो गया ½ mve² प्लस ½ mv² तो है ही, और यहाँ पे ½ mvf² है। ये अगर किसी को समझ में नहीं आया तो उसके लिए थियरी रिवाइज करो। थियरी में हमने क्या किया था? एस्केप एनर्जी वाली थियरी देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
ये देखो Gmem/r इक्वल टू हमने क्या लिया था, हाफ mve², और वही स्टेप मैंने वहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हाफ m कैंसिल आउट, तो ये हुआ -ve² प्लस यहाँ पे 3ve² इक्वल टू vf²। तो ये हुआ vf इक्वल टू अंडर रूट, देखो ये हुआ 8ve², तो अंडर रूट 8 इंटू ve। अब अंडर रूट 8 हमें पता है, तो वो तो आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं अंडर रूट 8, और v की वैल्यू है 11.2, तो 31.66, मतलब यहाँ पे 67 कर देते हैं किलोमीटर पर सेकेंड उसके पास फाइनल स्पीड रहेगी। ओके, जब वो अर्थ के बाउंड्री से फ्री हो जाएगा तब। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू द रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। मतलब ये सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से रॉकेट करना है, मतलब एस्केप करा देना है, तो कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एकदम इजी है, जो बाइंडिंग एनर्जी है ओके इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और माइनस ऑफ टोटल एनर्जी क्या रहेगा, Gem डिवाइड बाई 2 इंटू स्मॉल आर। तो Gem डिवाइड बाई 2 इंटू स्मॉल आर की जगह पे RE प्लस H, बस सिर्फ वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करना है। कैपिटल G हमारे पास है। मास ऑफ अर्थ देखो यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मास ऑफ सैटेलाइट यहाँ पे है, रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है। तो सभी वैल्यूज़ इसमें डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है उसकी एनर्जी 0, तो आपको क्या करना है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल कितनी थी, नेगेटिव में थी, Gem डिवाइड बाई 2r। तो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टार्स ईच ऑफ 1 सोलर मास, दोनों स्टार का मास सन जितना है, आर अप्रोचिंग ईच अदर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन। When they are a distance 10 to power 9 किलोमीटर, their speed are negligible। मतलब इनिशियली वो रेस्ट में थे, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, what is the speed with which they collide? ओके, the radius of each star is 10 to power 4 किलोमीटर। चलो, रेडियस आपको दिया हुआ है 10 to power 4 किलोमीटर। हर एक स्टार का मास सोलर मास जितना है, मतलब 2 इंटू 10 to power 30 किलोग्राम। Assume the stars to remain undisturbed until they collide। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली दोनों स्टार एक दूसरे से ऐसे दूर थे, अब तब उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो भी आपको दिया हुआ है, और फाइनली क्या होता है, दोनों स्टार एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए। अब देखो, इनिशियली दोनों के बीच में जो सेपरेशन था वो कितना था, इनिशियली दोनों एक दूसरे से 10 to power 9 किलोमीटर दूर थे, 10 to power 9 किलोमीटर, और फाइनली उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 इंटू रेडियस, मतलब 2 इंटू रेडियस क्या है, तो रेडियस ऑफ ईच स्टार इज 10 to power 4, मतलब ये 10 to power 4 किलोमीटर है।
तो आप करोगे क्या, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। अब टोटल इनिशियल एनर्जी क्या था, तो माइनस जी, दोनों का मास है सेम इसलिए जी एम इंटू एम डिवाइड बाई इनिशियल डिस्टेंस, सपोज स्मॉल आर, या तो जो डिस्टेंस है वो डी ले लेते हैं। और फाइनली क्या हुआ, तो फाइनली कुछ ऐसा हुआ, जी एम एम पोटेंशियल एनर्जी रही 2 इंटू स्मॉल आर, मतलब 2 इंटू रेडियस जितना डिस्टेंस, प्लस एक स्टार की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे स्टार की काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर 2 बार आएगा। क्लियर यहाँ पे। चलो, तो अभी जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर देते हैं, एक एक एम सब में से देखो कॉमन निकल के कैंसिल आउट होगा। तो बचा क्या, तो यहाँ पे माइनस जी एम डिवाइड बाई डी इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई 2r, हाफ वी स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जी एम डिवाइड बाई 2r, जी एम कॉमन ही निकाल लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 2r माइनस 1 अपॉन डी। जी की वैल्यू 6.67 10 टू पावर माइनस 11, एम की वैल्यू, चलो मास ऑफ स्टार 2 इंटू 10 टू पावर 30, 1 अपॉन 2r, तो ये देखो 10 टू पावर 4 है बट वो किलोमीटर में, तो 10 टू पावर 7 कर दो, ये मीटर में हो गया, 1 अपॉन यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है 10 टू पावर 9 किलोमीटर, बट आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 10 टू पावर 12। ठीक है, तो ये 6.67 इंटू 2 कर देते हैं पहले, 6.67 इंटू 2 13.34 इंटू 10 टू पावर, ये हो जाएगा 19, फिर 30 माइनस 11 करना है। यहाँ पे देखो अच्छे से, हाँ, ये 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 होगा, और जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो 10 टू पावर माइनस 12 है। तो 10 टू पावर माइनस 12 यहाँ पे करने के लिए मुझे 0.5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 0.5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो 10 टू पावर माइनस 7 था, उसको हमने कन्वर्ट किया 10 टू पावर माइनस 12, मतलब 10 टू पावर 5 से डिवाइड किया, तो 10 टू पावर 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 50,000, है ना, क्योंकि 0.5 था और 10 टू पावर 5 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो कुछ ऐसा मिला हमें 50,000। अब देखो सोचो 10 टू पावर माइनस 12 तो आपने कॉमन निकाली, अब 50,000 में से अगर 1 माइनस करूँ, यहाँ पे देखो 10 टू पावर माइनस 12 कॉमन निकल जाएगा, उसके बाद तो 1 ही बचेगा। अब 50,000 माइनस 1 करूँ तो वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 ही मिलेगा। तो ये तो वेरी स्मॉल अमाउंट है, उसको आप डायरेक्ट इग्नोर कर दो तो भी चलेगा। तो ये 13.34 इंटू 10 टू पावर 19 इंटू 50,000 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 ही आपको मिलेगा। क्लियर, यहाँ से ही आप इग्नोर कर देते तो भी चलता। अब देखो जो भी है कैलकुलेशन कर लो, ये वी स्क्वायर है, आपको वी मिल जाएगा। वी के लिए आपको क्या करना है, रूट निकालना है। रूट निकालने के लिए भी याद रखना कि यहाँ पे ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे आपको इवन नंबर ही मिलेगा। तो ऑड नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कुछ कर देना, 13.34 इंटू 0.5 कर दो, तो ये 10 टू पावर 5 मिल गया वापस, है ना। या तो आप यहाँ से ही चेंज कर दो तो भी चलेगा, यहाँ से ही चेंज कर दो। देखो 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ये 10 टू पावर माइनस 12 उसके कंपैरिजन में वेरी स्मॉल है, तो डायरेक्ट इग्नोर करो। यहाँ पे 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो पावर है वो इवन नंबर में आएगी, तो इजीली उसका रूट निकल सकता है। तो ये 10 टू पावर कितना बचेगा 12, और ये 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो 13.34 को, 13.34 डिवाइड बाई आप 2 कर दो, 6.67 मिलेगा।
ये आपको वी स्क्वायर मिला, चलो वी स्क्वायर मिल गया तो फिर वी भी मिल जाएगा क्योंकि अंडर रूट निकालना है सिर्फ। तो आपको वी की वैल्यू मिलेगी 2.5566, 2.5566 समथिंग। तो 2.6 आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो। तो v की वैल्यू अप्रोक्सीमेट मिलेगी आपको 2.6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, एक और क्वेश्चन है 8.21। टू हैवी spheres each of mass 100 kilogram and radius 0.10 meter are placed 1 meter apart on horizontal table। ठीक है, चलो हैवी स्फीयर है, दोनों के मास आपको क्या दिए हुए 100 किलोग्राम, दोनों की रेडियस आपको क्या दी हुई है 0.1 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर आपको दिया हुआ है 1 मीटर। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट। ओके, तो मिड पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, देखो यहाँ पे सपोज एक स्फीयर है और दूसरा स्फीयर है वो यहाँ पे है, दोनों की रेडियस एंड मास सेम है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो यहाँ पे सेंटर पे आपको बोला गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। अब सोचो, एक फोर्स इस तरफ लगेगा और दूसरा फोर्स उस तरफ लगेगा, यहाँ पे और यहाँ पे मास सेम है, दोनों तरफ डिस्टेंस r/2 है, सेम डिस्टेंस है, तो फोर्स का अमाउंट भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे F नेट इक्वल टू फोर्स 1 एंड फोर्स 2 दोनों का वेक्टर एडिशन। फोर्स 1 का मैग्नीट्यूड है F और उसका सपोज यूनिट वेक्टर है n कैप, मतलब उसकी डायरेक्शन है n कैप। तो फोर्स 2 का मैग्नीट्यूड F बट उसकी जो यूनिट वेक्टर है वो माइनस ऑफ n कैप आएगा, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड और दूसरा फोर्स लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की डायरेक्शन को आप n कैप बोलते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन को आपको बोलना पड़ेगा माइनस n कैप। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर। तो ये नेट फोर्स हो गया 0। अभी बात करते हैं पोटेंशियल की। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, तो पोटेंशियल V इक्वल टू दोनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो ऐड होगा, तो -gm और डिवाइड बाय डिस्टेंस होगा यहाँ पे r/2, दूसरी बार भी -gm डिवाइड बाय डिस्टेंस होगा r/2, तो ये 2gm डिवाइड बाय r, 2gm डिवाइड बाय r ये हो गया -4G डिवाइड बाय r। बस आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डालनी है। ओके, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा पोटेंशियल के लिए। उसके बाद क्या कहा है, इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम में है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ सो इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल। तो देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है और नेगेटिव पोटेंशियल है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो बनने वाली है वो मिनिमम होगी, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो कौन सा है, स्टेबल है। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती या पोटेंशियल पॉजिटिव होता तो अनस्टेबल। तो मतलब समझो इक्विलिब्रियम में है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, जो बॉडी है उसके ऊपर फोर्स अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम में नहीं है,
और अगर फोर्स ज़ीरो है या रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स मतलब टॉर्क ज़ीरो है, ये दोनों ज़ीरो है, तो आप बोल सकते हो कि बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, पोटेंशियल अगर नेगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो यहाँ पे आपको बोलना है कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनका, उसके लिए लिखना है यस। इफ सो इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल में आपको आंसर में लिखना है स्टेबल। तो पहला आंसर आएगा यस, दूसरा आंसर आएगा स्टेबल। ओके, चलो तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 से हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।